नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर, इसमें देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार के साथ समझने के लिए तैयार हो जाइए और जानने का प्रयास करिए क्या कुछ खास आपके लिए है। आज के सेशन का मोटिवेशन है एक्सेप्ट नो वंस डेफिनेशन ऑफ योर लाइफ, डिफाइन योरसेल्फ। किसी और के दिमाग से वो आपके बारे में क्या सोचता है उस आधार से अपने आप को समझना बंद करिए, अपने आप की डेफिनेशन खुद बनाइए। ये मत सोचिए कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, अगर वो मुझे अच्छा कहता है तो मैं अच्छा हूं, वो मुझे बुरा कहता है तो मैं बुरा हूं। ये विचार अपने दिमाग से निकालिए। बहुत अर्ली एज में जब आप जिस समय कंपटीशन की तैयारी में होते हैं, अक्सर विद्यार्थियों को ये दिक्कत होती है कि उन्हें इस तरह की फीलिंग होती है कि मेरे बारे में उसने अच्छा कह दिया तो आपको अच्छा लग रहा होता है, किसी ने आपके बारे में बैक विचिंग कर दी, पीछे से कुछ अंशंट बक दिया तो आपको लग रहा होता है कि भाई साहब मेरे लिए तो बहुत बुरा हो गया है कि इसने मेरे बारे में कुछ ऐसा कह दिया। तो चलिए इसी के साथ में आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। साथियों, पहली खबर देश की बहुत दुखद है और खबर यह है कि कल उत्तर प्रदेश के हाथरस के अंदर एक सत्संग के अंदर भगदड़ मच जाने से लगभग 122 लोगों की मौत की खबर आ रही है। यह हादसा उत्तर प्रदेश में था और उत्तर प्रदेश के अंदर भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस में था। यही कारण है कि हाथरस इस समय ट्रेंड कर रहा है, दुनिया भर की अखबारों की, देश के अखबारों की प्रमुख सुर्खियां बन चुका है, जिसमें कि भगदड़ से उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की, लगभग 122 लोगों के मारे जाने की खबर सुर्खियों में चल रही है। हालांकि हमने कल इस खबर को आप लोगों को सोशल मीडिया पर भी अपडेट कर दिया था। ये खबर कहां से है, क्या हो रहा था, कहां सत्संग हो रहा था और किस प्रकार से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, ये सारी बातें थोड़ा सा हम ब्रीफ में जान लेते हैं। और ऐसी स्थिति में आज के सेशन में जो इंपॉर्टेंट मैसेज है आपको लेने के लिए वो ये है कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट की तरह स्टैम्पेड इटसेल्फ देश के अंदर एक बड़ी सुर्खी बन चुका है। पिछले 10 सालों में भारत ने धार्मिक आयोजनों में बहुत सारी भगदड़ देखी हैं। प्रशासन को क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए और अगर भगदड़ हो तो उससे कैसे बचा जा सकता है, तमाम मुद्दे आज के सेशन में कवर किए जाएंगे। तो साथियों, खबर है हाथरस में नारायण साकार हरि भोले बाबा नाम से एक सत्संग आयोजित हो रहा था मंगलवार को, जिसमें कि ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। यह सत्संग हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई नाम के गांव में चल रहा था, जिसमें कुछ लोग तो कह रहे हैं 20,000, कुछ लोग कह रहे हैं 80,000, कुछ लोग कह रहे हैं 1.25 लाख, अलग अलग नंबर्स हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हजारों लोग शामिल थे। अगर मैं मैप पर बात करूं तो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर हम बात करें तो हाथरस जिला, और हाथरस जिले के साथ भी अगर जिला हेडक्वार्टर से बात करें तो सिकंदराऊ के अंदर ये इस तरह का सत्संग हो रहा था, जहां हजारों की संख्या में लोग सत्संग सुनने आए हुए थे। सत्संग किसका था तो कोई हरि बाबा नाम के संत हैं, उनके द्वारा ये सत्संग किया जा रहा था। उसमें लगभग 80,000 लोगों की अनुमति थी, लेकिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जैसे ही बाबा का सत्संग समाप्त हुआ तो काफिले की तरफ लोगों ने दौड़ लगा दी उनके पीछे पीछे, और उसके चलते ये घटना हो गई। आप हैं वो संत जिनके कारण से यह हादसा हुआ, जिनके सत्संग में यह हादसा हुआ। कारण तो पुलिस तय करेगी कि उनका कारण है या नहीं है, लेकिन फिलहाल इनके सत्संग में, जिनका नाम भोले बाबा बताया गया है, इनके सत्संग में हजारों की संख्या में जो जुड़ी हुई भीड़ थी, उसकी भगदड़ के कारण ऐसा हुआ बताया जा रहा है। भोले बाबा के बारे में अपने आप में द हिंदू कवर कर रहा है कि भोले बाबा आफ्टर ऑल हैं कौन, जिन्होंने अपना नाम इस तरह से रख लिया है। तो पता चलता है कि ये कोई व्यक्ति हैं जिनका नाम सूरजपाल करके हुआ करता है, जो 26 साल पहले तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम किया करते थे। भोले बाबा बहादुर करके गांव है एहटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने अपने द्वारा जब सर्विस में थे, सर्विस छोड़ने के बाद में इन्होंने वीआरएस लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, और उसके बाद में जन जन को चेतना फैलाना शुरू किया, लोगों के अंदर रिलीजियस भाषण देना शुरू किया, जिसके चलते भारत के प्रमुख उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ से लोग इनको सुनने के लिए आने लगे। और कहा जाता है कि इनको मतलब जबरदस्त तरीके से लोग पसंद करते हैं। तो सूरजपाल नाम के जो ये संत हैं, हरि भोले बाबा, इनका नाम इसलिए चर्चा में है। आप अगर इनका अटायर देखें, पहनने का तरीका देखें, तो ये जो आधुनिक रूप से मतलब जो वस्त्राभूषण है कुछ उस तरह से पहने हुए दिखाई देते हैं, और जो मतलब संतों की जो सामान्य गणवेश है उससे ये थोड़े अलग दिखते हैं। ये भी इनके बड़े अटेंशन का कारण है।
कुछ अखबारों में लिखा है कि आपने 18 साल तक उत्तर प्रदेश पुलिस में काम किया था। बाकायदा सूट पैंट पहन करके ये भाषण देते हैं और अपनी पत्नी को अपने साथ मंच पर बिठा कर रखते हैं और लोगों को मानवता के कल्याण के लिए प्रवचन देते हैं। इनके यहाँ पर जब सत्संग होता है तो इस तरह से हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ पर पहुँचती है। एक ऐसा ही एक वीडियो है जिसमें कि सत्संग के अंदर आए हुए लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लोगों का मानना है कि सत्संग खत्म होने के बाद में बाबा का काफिला कुछ यूं गुजरा, जिसके दर्शन करने के लिए और गाड़ी को छूने के लिए लोग उसकी तरफ उमड़ पड़े, जिस कारण से यह हादसा हो गया। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई भी कंक्लूसिव रिपोर्ट पुलिस की तरफ से नहीं आई है। बाबा की जो फैन फॉलोइंग है उसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव जी भी 2023 की जनवरी में यहां पर सत्संग सुनने गए थे और आपने संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार भी लगाई थी। बाबा का प्रचार कल के लिए कुछ इस प्रकार से था कि मानव धर्म सत्य था और रहेगा, और इसी के लिए इन्होंने माह के प्रथम मंगलवार को इस प्रकार का आयोजन किया था। बाबा के इस प्रकार से पोस्टर्स आयोजित किए गए थे। 10:30 बजे सत्संग शुरू हुआ, 1:15 बजे बाबा सत्संग से चले गए और उसके बाद 1:30 बजे भगदड़ शुरू हो गई। भगदड़ शुरू होने के बाद जो लोग दब गए एक दूसरे के पैरों के नीचे, उसके बाद कारण खोजना शुरू हुआ। अक्सर यही होता है कि अगर कोई घटना हुई है तो कारण क्या रहा, तो बोले कारण ये रहा कि बाबा निकल गए, लेकिन अब उस कमजोरी को, मतलब कि किस कारण से यह हादसा हुआ, तो बोले हो सकता है कि वहां पर प्रशासन मौजूद नहीं था। प्रशासन मौजूद नहीं था से मतलब है कि प्रशासन के द्वारा वहां पर भीड़ के प्रबंध का पूरा वो नहीं किया गया था। कुछ का कहना है कि प्रशासन था वहां पर, लेकिन व्यवस्थाओं में भीड़ अपेक्षा से अधिक आ गई थी, तो अपेक्षा से अधिक भीड़ का यहां आ जाना वो मैनेजमेंट को बिल्कुल बिगाड़ दिया, जिस वजह से दृश्य बड़े ही हृदय विदारक आए। डेड बॉडीज को ले जाती हुई गाड़ियां कुछ इस प्रकार से आई जिससे कि पूरा की पूरा दिमाग देखने वालों का हिल गया। उनको लगा कि यार ये क्या हो सकता है। जानकारी पता चलती है कि बाबा के पीछे दौड़ते हुए किसी को, मतलब कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरा, उसके ऊपर दूसरा व्यक्ति गड्ढे में गिरा और गिरते गिरते एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ने लगे, और इस तरह से एक के ऊपर एक चढ़ने से गर्मी के अंदर लोगों का दम घुटने से मौत हो गई। इसके बाद में डीएम हाथरस के द्वारा यहाँ पर जो लोग हैं उनमें से किनकी शिनाख्त हुई किसकी नहीं हुई, इसके लिए नंबर जारी कर दिए गए, और नंबर के बाद में परिचितों के भी अपने अपने बयान यहाँ पर लोगों के आने लगे। लोगों का कहना है कि महिला बच्चे थे, बहुत सारे लोग अपने परिजनों को खोज रहे हैं, शवों की पहचान पुलिस कर रही है। इसके बाद में यहाँ पर गए हुए रिपोर्टर्स ने इस पूरी जगह का जब मुआयना किया तो यहाँ पर बहुत सारी बिखरी हुई चप्पलें मिली। 24 घंटे में घटना की जांच होगी, ऐसा मंत्री ने अपने बयान में हाल ही में कहा है। आसपास के जिलों के डॉक्टर्स को और प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रधानमंत्री, इन सब मुख्यमंत्री, इन सब के द्वारा अपने अपने स्तर के कमेंट्स आ चुके हैं सभी घटना की जांच के लिए, और जो जिम्मेदार हैं उनको मतलब जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसके लिए बयान दे रहे हैं। इसी प्रकार से चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश दोनों के बयान आए। दोनों ने अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी जानकारी रखी, लेकिन कोई भी जब तक कंप्लीट जानकारी बाहर नहीं आ जाती तब तक कोई कमेंट करने की स्थिति में नहीं है। इस घटना पर दुनिया भर के तरफ से भी जो भारत के अंदर एम्बेसडर्स हैं दुनिया भर के, उनके भी अपने अपने स्तर पर कमेंट्स आए। सबने अपनी अपनी तरीके से बातें रखी और अपनी तरह से इस बात में दुख जाहिर किया है। ठीक है, लेकिन साथियों ये धार्मिक हादसा, यानी कि धार्मिक स्थल पर हुआ भगदड़ से हादसा था। अगर हम पिछले 20 सालों की बात करें तो 13 ऐसे बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकर मार्च 2023, जनवरी 2022, 15, 14, 13 इस तरह के हादसे एक सवाल खड़ा करते हैं, और वो ये है कि धार्मिक आयोजनों में भीड़ के आने पर प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी तय की जाए। अल्टीमेटली हादसे होना जनता के लिए निश्चित ही एक चिंता का विषय है, और देश की इमेज भी खराब करता है कि हमारा देश इतना रिलीजियस है, लोग आपस में एक दूसरे के साथ इतने सद्भाव के साथ रह रहे हैं, व्यवस्थाएं क्यों नहीं बैठ पा रही हैं। तो आवश्यकता है कि इस तरह की व्यवस्थाओं को पहले ही एक तरह से इसे भी मैनेजमेंट के अंदर, प्रबंधन के अंदर किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला जाए, जिसमें भीड़ प्रबंधन अपने आप में एक बड़ा टारगेट हो। भीड़ से मैनेज करना पुलिस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, भीड़ का प्रबंधन भी ट्रेनिंग का पार्ट हो, कि अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़ एकत्रित हो रही है तो प्रशासन उस चीज़ से कैसे निपटेगा, ये चीज़ भी प्रॉपर तरीके से सिखाई जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रशासन के ऊपर ही सवाल खड़े होते हैं। आयोजक तो अपनी तरफ से कह देते हैं कि सर हमने तो परमिशन ली थी, हमें प्रशासन ने परमिशन दी थी, हमने प्रशासन को बताया था कि लगभग इतने लोग आ सकते हैं, और जब इतने लोग आ सकते हैं ये हमने प्रशासन को बताया था, तो इतने से अधिक लोग आ गए इसकी हमें कल्पना नहीं थी। इस बात पर प्रशासन को आवश्यक है कि ऐसी घटनाओं का संपूर्ण तरीके से पहले ब्यौरा तैयार किया जाए,
और ये ध्यान से देखा जाए कि भीड़ जो है वो हमारे देश में इकट्ठी होना बहुत कॉमन घटना है, क्योंकि देश में आए दिन चुनाव चलते रहते हैं, चुनावों की चुनाव रैली होती हैं, चुनाव रैली में भी भीड़ का आना होता है, तो उसका भी प्रबंधन करना होता है। पहली चीज़ तो ये आती है। दूसरा क्या है, अगर ऐसी भगदड़ में कोई व्यक्ति कभी घायल होता है तो उसके साथ ऐसा क्या होता है, तो आंसर पता चलता है कि जब किसी व्यक्ति के छाती पे किसी दूसरे का पैर पड़ जाता है तो डायफ्राम के साथ में दिक्कत आ जाती है, यानी कि जो अपने हार्ट के मतलब ये जो रिब्स के जस्ट नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे डायफ्राम लगा हुआ है, जहाँ से स्टमक सेपरेट हो रहा है, अगर इस पर चोट पड़ जाती है तो व्यक्ति सांस नहीं ले पाता, क्योंकि डायफ्राम के ऊपर नीचे होने से फेफड़े ऊपर नीचे होते हैं, फेफड़ों के ऊपर नीचे होने से हम लोग सांस लेते हैं। डायफ्राम में अगर चोट लग गई तो व्यक्ति सांस नहीं ले पाता, और सांस नहीं ले पाता तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मतलब ये बड़ा ही मतलब आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति गिर गया है, और गिर गया है तो उसको घुटने से मौत हो रही। घुट क्यों रहा है? क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा है। सांस क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि उसके डायफ्राम में चोट है। मतलब ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो अब इसकी स्थिति के लिए किया क्या जाए? तो इसके लिए सीपीआर टेक्निक दी जा सकती है, यानी कि व्यक्ति के छाती पर इस तरह से पुश करके उसके हार्ट को वापस से संचालित किया जा सकता है। मुंह से सांस उसके मुंह में डाली जा सकती है। इमरजेंसी किट वहां पर तैयार करके रखी जा सकती है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के बात यह है कि ऐसे हादसों में भीड़ का प्रबंधन और साथ साथ अवेयरनेस होना ही सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बाकी जो भी हमारे एप्लीकेशन से जुड़कर हमारे कोर्सेज में कनेक्ट होना चाहते हैं उनके लिए हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। ठीक है, चलिए, किसी को कोई भी कमेंट कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। कोई भी क्वेरी कोई कमेंट अगर आपके पास है तो जल्दी से बताएं। हाँ जी, आइए साथियों, आज के सेशन में जो चर्चा है वो है जियो की। जियो मुकेश अंबानी का वो प्रोडक्ट जो कि देश में इंटरनेट क्रांति के लिए अपनी पीठ थपथपा रहा है। इन्हीं के पापा कहा करते थे, कर लो दुनिया मुट्ठी में। धीरू भाई अंबानी जब टेलीकॉम सेक्टर के लिए जोड़ी फोन ऑफर लेकर आए थे, लेकिन पिताजी के संदेश को बेटे ने अपने हाथ में ले लिया है और वो सही मायने में दुनिया को मुट्ठी में करने निकल चुके हैं। शुरुआत उसकी भारत के 140 करोड़ लोगों से हुई है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हाल ही में जियो ने जिस तरह से प्रेडेटरी प्राइसिंग करके सबसे पहले लोगों तक रीच पहुंचाई, लोगों तक सस्ते दामों में अपनी आदत लगाई, और अब धीरे धीरे उन लोगों को अपने तरीके से, जैसे मदारी डमरू पर नचा रहा हो, कुछ उस तरीके से अपनी प्राइसिंग से लोगों को नचा रहा है। जियो के द्वारा हाल ही में टैरिफ हाई करके 12.5% से 25% तक टैरिफ का इजाफा किया गया है, और इस इजाफे से जियो को और टेलीकॉम सेक्टर को लगभग 50,000 करोड़ रुपए एक ही बार में मुनाफे के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, और आप और हम फिर से एक ऑब्जेक्ट बनकर रह जाएंगे जिनके साथ कुछ बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स खेल रहे हैं। कुछ बड़ी उद्योग धंधे हमें अपने इमोशंस के साथ प्ले करने का मौका दे रहे हैं। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अर्थशास्त्र में इस बात को मोनोपोलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है, एकाधिकार प्रकार का व्यवहार कहा जाता है, जिसमें कोई भी कंपनी पहले लोगों की आवश्यकता बनती है और फिर अपने कंपटीशन को खत्म करती है, कंपटीशन को खत्म करके अपने हिसाब से मार्केट को नचाती है। उसका जीवंत उदाहरण आप में से अधिकांश व्यूअर्स ने जियो का उदय होते हुए देखा है। जब शुरुआत में जियो आया तब क्या कहकर आया, आज जियो क्या कर रहा है, और उससे आगे हमारी पूरी जिंदगी को हाथ में रखने के लिए इसने क्या तरीके अपनाए हैं, आज विस्तार से इसकी सारी चर्चा होगी। क्योंकि भारतीयों की याददाश्त थोड़ी कमजोर है, वो भूल जाते हैं कि कहां से क्या चीजें शुरू हुई थी, कहां तक पहुंच गई। तो इसीलिए इस सेशन को शुरू से शुरू किया जा रहा है, ताकि आपको यह याद दिलाया जा सके कि आप एक ट्रैप में कैसे फंसते चले जाते हैं। कैसे जियो ने सारे कॉम्पिटिटर्स को पहले नुकसान पहुंचाया, सरकारी कंपनियों का मखौल उड़ाया, बीएसएनएल को बर्बाद ही कर दिया। उसके बाद में जब लोगों के पास विकल्प के रूप
में आप अकेले बचे तो आपने अपनी तरफ से लोगों को टैरिफ हाई करके उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाने का रास्ता तय कर दिया। अब आप पूछेंगे बर्बादी कैसे सर, इसमें पैसा ही तो बढ़ाया है, पैसे का लाभ ही तो है। सारी बातें समझिए और कल को ये आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। यानी कि इनके पिताजी ने जो दुनिया के लिए संदेश दिया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, इनके बेटे ने खुद ने अपने हाथ में करने का तरीका अपनाया और वो तरीका आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के अब यह समझिए कि जियो के द्वारा जो किया जा रहा है वो अब इनके साथ साथ देश के अंदर गिनती की 4 ही तो कंपनी जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल बची हैं, ये कंपनियां कर रही है। सोचिए देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 140 करोड़ आबादी को सर्विस देने के नाम पर देश में केवल 4 कंपनियां मौजूद हैं और उनमें से भी लगभग 45 करोड़ यूजर बेस लेकर के केवल एक कंपनी जियो बैठी हुई है। यह अपने आप में सोचने का विषय है कि देश में किस तरह से हमारे देश में किस तरह से मोनोपोलिस्टिक तरीके से हम पर कंट्रोल किया जा रहा है। आज जियो आपको ना केवल इंटरनेट दे रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है, बाजार की सुविधाएं दे रहा है, आपकी हर एक जरूरत की पूर्ति करने के लिए सामने आ गया है। इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। आपको समझने की आवश्यकता है कि पहले आपको आदत डाली गई और आदत डालकर अब आप पर कब्जा करने की तैयारी चल रही है। हमारा देश राजनीति का गुलाम है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन बड़ी कंपनियां किस तरह से हमें कंट्रोल करती हैं उसका उदाहरण ये जियो का बना हुआ जाल है जिसे आप देख सकते हैं। इस जियो के जाल में लेके टीवी चैनल, जियो सिनेमा, म्यूजिक, न्यूज, जियो, ये सब चीजें जियो के नाम पर आप विचार करिए। इंटरनेट से होने वाली सर्विसेज को आप दिमाग में लेकर आइए और आपके दिमाग में जियो की इमेज आ जाएगी। जियो ने हाल ही में अपनी फाइनेंशियल सर्विस शुरू की है, जियो ने हाल ही में जियो मार्ट शुरू किया है। तो आज आपको यह पता चलेगा कि कैसे इंटरनेट को उपलब्ध कराकर डेटागिरी करने वाले मुकेश अंबानी दादागिरी पर उतर आए हैं। और इनके इस दादागिरी पर उतरने की शुरुआत कितने भोलेपन से हुई थी कि देश के अंदर आज यह कंपनी 21.26 ट्रिलियन रुपीस की बन चुकी है। यह जियो कैसे शुरू हुआ था आज के सेशन में चर्चा करते हैं। साथियों, एक व्यापारी हुए, नाम था धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी के बारे में कहा जाता है कि वो गल्फ कंट्रीज में पेट्रोल वेंडर का कार्य किया करते थे। देश में आए, कपड़े का व्यापार किए, 2 संतानें हुई, मुकेश और अनिल। बड़ी संतान का नाम अनिल था, छोटी का नाम मुकेश था। धीरूभाई अंबानी ने अपनी धर्मपत्नी कोकिलाबेन के साथ मिलकर देश में बहुत सारे उद्योग धंधों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धीरूभाई अंबानी वर्ष 2002 में जब नहीं रहे, 70 साल की उम्र में जब उनका निधन हो गया, तो यह कारोबार जगत के लिए एक बड़ा झटका बनकर निकला। क्यों? क्योंकि इनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अपनी अपनी जरूरतों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इनकी माताजी कोकिलाबेन ने इनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दोनों के धंधे अलग अलग बांट दिए। मुकेश को कहा कि भैया तुम जाओ और अपना बढ़िया तेल निकालो, रिफाइन करके बेचो, पेट्रोकेमिकल संभालो, रिफाइनरी संभालो। और दूसरे को, जो पिताजी लगाकर गए थे रिलायंस का यानी कि टेलीकॉम का काम पकड़ा दिया गया। अनिल को टेलीकॉम सेक्टर के अंदर उतार दिया गया। इस प्रकार से अनिल टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी यूनिट में मिल गए। कहा जाता है कि अनिल थोड़े व्यवहार में जिद्दी थे, उन्हें बिजनेस की सेंस नहीं थी। उन्होंने उन धंधों में हाथ डाला जो कि कॉम्पिटिटिव नहीं थे और इस प्रकार से वो लगातार नुकसान झेलते चले गए। जिस रिलायंस को धीरूभाई अंबानी ने शुरू किया था कर लो दुनिया मुट्ठी में कह करके, वो असल में मुकेश अंबानी के दिमाग की उपज बताया जाता था। और कहा जाता है कि मुकेश अंबानी जब इस प्रकार से अनिल अंबानी को रिलायंस दिया गया था उससे काफी परेशान थे, लेकिन दोनों भाइयों ने एक एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट था कि हम 10 साल तक दोनों एक दूसरे के फील्ड में पैर नहीं रखेंगे। यही हुआ कि 2002 से अगले 10 साल के इंतजार में मुकेश अंबानी बैठे रहे कि एक बार अनिल अंबानी को आगे निकलने दे दो, फिर मैं अपना दोबारा से इस धंधे में एंट्री करूंगा। और हुआ भी यही। 2010 में पहुंच करके इन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, क्योंकि 2012 में इनका समय पूरा हो रहा था कि मुझे टेलीकॉम में उतरना है। और इस उतरने में इन्होंने धीरे धीरे जियो की बुनियाद 2010 के आसपास शुरू कर दी थी। कहते हैं कि 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 4800 करोड़ में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड नाम की एक कंपनी की 95% हिस्सेदारी खरीदी थी। ये जो इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड है, यही देश की वो कंपनी थी जिसके पास 4G नेटवर्क का स्पेक्ट्रम था देश के 22 जोन में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि 4G का इसके पास नेटवर्क स्पेक्ट्रम था और इस नेटवर्क स्पेक्ट्रम को लेने वाली ये कंपनी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट बिटवीन 2 ब्रदर्स होने को तो फ्रंट फेस में
जियो नहीं हो सकती थी, इसलिए किसी दूसरी कंपनी के साथ था, लेकिन रिलायंस जियो ने बाद में इसी का नाम बदल करके, इसी इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज का नाम बदल करके रिलायंस जियो किया। दिसंबर 2013 में 4G के लिए भारती एयरटेल से समझौता किया गया और कहा गया कि जो समुद्र से आने वाली इंटरनेट केबल है वो जियो रिलायंस एयरटेल से यूज करेगा, साथ में वायरलेस टॉवर और इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस भी वो एयरटेल का इस्तेमाल करेगा। धीरे धीरे अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन पिछड़ती चली गई और रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ भी एक समझौता कर लिया गया कि 4G स्पेक्ट्रम फैलाने में वो भी मदद करे। इस प्रकार से रिलायंस जियो ने अपनी 4G सर्विसेज के लिए एंट्री करना शुरू कर दिया। 27 दिसंबर 2015 को सबसे पहले रिलायंस ने अपने कर्मचारियों को जियो की सर्विसेज उपलब्ध कराई। 4G सर्विस अपने कर्मचारियों को 2015 में उपलब्ध कराई दिसंबर के अंदर, और कहा कि एक बार आप यूज करके देखिए, आप अगर यूज कर लेंगे तो फिर अप्रैल मई में चल के पूरी दुनिया वालों को बेवकूफ बनाएंगे। हुआ भी यही। मुकेश अंबानी ने डिजिटल रेवोल्यूशन लाने के लिए वर्ष 2016 में भाषण दिया और कहा कि हम दुनिया में वो सर्विस बनने जा रहे हैं जो डेटा का और कॉल का पैसा नहीं लेगी। यह सत्य है कि जिस समय पर रिलायंस ने यह काम किया उस समय भारत के अंदर डेटा के चार्जेस अलग होते थे, कॉल के चार्जेस अलग देने पड़ते थे। कॉल और डेटा अलग अलग, 200 रुपए प्रति जीबी तक डेटा हुआ करता था। लेकिन आज जो हम वास्तविकता में चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए कि 200 रुपए प्रति जीबी तक हुआ करता था, आप वो मिटाने के लिए आए थे। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह से आप प्राइजेस बढ़ाते जा रहे हैं आपकी भी असली मंशा वही हो कि मुझे उसी समय तक इन्हें वापस लेकर जाना है। क्योंकि जिस तरह से आपने शुरुआत की थी तब यह कहा था कि अब वॉइस कॉल फ्री रहेगा, डेटा, आप वॉइस कॉल तो पूरी तरह फ्री रहेगा, डेटा के लिए पे करना होगा और वो भी बहुत नॉमिनल पे करना होगा। इसे गांधी जी के अंदर अगर गांधीगिरी कहा जाता था तो हम इसे डेटागिरी कहते हैं। तो इस तरह से आपने अपना प्रचार किया। तो इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से इन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक तहलका सा मचा दिया कि इंडिया में एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर आ गया है जिसने 3-4 महीने के लिए तो अनलिमिटेड इंटरनेट ही फ्री कर दिया है कि जाइए और प्रतिदिन के हिसाब से आप 4 GB डेटा यूज करिए 3 महीने तक। लोगों को पहले कंजप्शन हैबिट डलवाई गई, यानी कि एक ऐसा नशा जिसकी लोगों को आदत नहीं थी। 200 GB भी कहां पर, एक 200 रुपए का 1 GB भी जहां एक और लोग पूरे महीने चला लेते थे, आपने 4 GB प्रतिदिन देकर के 3 महीने तक फ्री का आदत डाला। फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग करवाई, 100 मैसेज के अंदर रोजाना प्रति देने की सुविधा करी। लोगों को लगा कि भाई साहब ये तो दुनिया में एकदम तहलका है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह था कि अगर 4 GB डेटा आप किसी को देने लगोगे तो वो प्रतिदिन उस डेटा का क्या करेगा। इस डेटा के लिए इन्होंने बकायदा 6000 से ज्यादा मूवी फ्री में उपलब्ध कराई, 1 करोड़ से ज्यादा गाने उपलब्ध कराए कि अगर आपको डेटा मिल गया तो कंज्यूम कहां करोगे, डेटा मिल गया लेकिन चलाएं क्या इससे। उसी दौर में 2016 के अंदर देश में एक तरह से वास्तविकता में सस्ते इंटरनेट के कारण इंटरनेट क्रांति ने जन्म लिया। आज जो इंटरनेट बेस्ड जो सर्विसेज हैं, फिर चाहे वो उबर और जोमेटो हो, फिर चाहे ओया और ओलो हो, ये ओला और ओयो हो, या फिर एडटेक कंपनियां हो, चाहे यूट्यूब पर चलने वाला कंटेंट हो, ये सभी इंटरनेट के बहुत आसानी से उपलब्ध होने से बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ। इसके लिए बाकायदा इन्होंने बहुत ही सुगम तरीके से लोगों को अपने साथ एंट्री करने का तरीका बनाया। अनलिमिटेड फ्री कॉल, अनलिमिटेड HD वीडियो, ना जाने क्या क्या सुविधाएं देकर अपने साथ में ले लिया। शुरुआती तौर पर इन्होंने इंटरनेट का सदुपयोग करने के लिए इतने सारे एप्लीकेशन अपने लेवल पर भी उपलब्ध करवाए, जिसमें म्यूजिक था, जिसमें गाने थे, जिसमें चैटिंग थी, जिसमें मूवीज थी, तमाम चीजें थी। आज जियो के पास में, जहां जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो सावन, जियो न्यूज, जियो सिक्योरिटी, जो आप इंटरनेट की चीज याद कर सकते हैं वो लगभग इनके पास फिलहाल उपलब्ध है। जिस समय ये आए थे, जब इंटरनेट इतना महंगा था, इन्होंने इंटरनेट के दामों को एकदम धड़ाम से नीचे गिरा दिया। इंटरनेट के दाम को नीचे गिराने से मार्केट में, यानी इंटरनेट प्रोवाइडर जो कंपनियां थी, एयरटेल, वोडाफोन जैसी जो कंपनियां थी, उनको 17,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ। जियो का शुरुआत जबरदस्त हुआ। दिसंबर 2016 तक फ्री ऑफर दिया गया। उस फ्री ऑफर को फिर इन्होंने 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। 31 मार्च 2017 तक हैप्पी न्यू ईयर ऑफर करके दे दिया, जिसमें अनलिमिटेड डेटा, वॉइस, यानी कि ये लोगों को सस्ते की आदत डाल रहे थे, फ्री की आदत डाल रहे थे। धीरे धीरे लोग इनसे जुड़ते चले गए। हालात ये हुए कि दिसंबर तक ही इनके पास 52 मिलियन सब्सक्राइबर जियो ऐप पर हो गए थे। यानी एक तरह से यह समझिए कि इन्होंने जियो यूजर्स की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखी। फिर हैप्पी न्यू ईयर आया और हैप्पी न्यू ईयर ने इन्हें
100 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस करा दिया। मतलब जियो का जो जियो यूजर था वो बढ़ करके 100 मिलियन को क्रॉस कर गया। हालांकि इनकी शिकायत करने के लिए बड़ी सारी कंपनियां कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी गई, लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। फाइनली इनका ये ऑफर चलता रहा, कंपनियों को भी इनकी तरह नीचे उतरकर सस्ते ऑफर्स देने पड़े। फिर जब मार्च का खेल खत्म हुआ तो अगले 12 महीने के लिए आप प्राइम मेंबरशिप ले आए मात्र 99 रुपए में, कि प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन करो, 99 रुपीज में सारी फैसिलिटीज मिलती रहेंगी, और अगर इंटरनेट यूज करना है तो उसके लिए फिर एक फीस तय कर दी गई। धीरे धीरे इन्होंने लोगों को पहले सस्ते की आदत डाली, आदत डाल करके इन्होंने प्रॉपर तरीके से इंटरनेट का यूज करते हुए उसका कंजप्शन की हैबिट डेवलप करी। कंजप्शन हैबिट के साथ में अब उनकी इसी आदत का, जैसे एक ड्रग एडिक्ट को पहले ड्रग का हल्का सा डोज चखाया जाता है, फिर उसके बाद में उसको उसकी आदत का ही दुरुपयोग करने के लिए कहा जाता है कि अब तेरी आदत पड़ गई है, अब तू खरीद मुझसे। पहले फ्री में खिलाया, अब खरीदने पर मजबूर किया। ऐसा इन्होंने इंटरनेट के साथ किया। साल भर के लिए जो चीजें मुफ्त में थी, अब धीरे धीरे इनके दाम वसूलने इन्होंने शुरू किए। जियो प्राइम मेंबरशिप 99 रुपीज के हिसाब से कर दी, और अनलिमिटेड जो डेटा है वो 303 रुपीज के हिसाब से कर दिया। नए तरह के प्लान निकाल दिए लोगों को, लेकिन यह भी बहुत सस्ता लग रहा था। धीरे धीरे इन्होंने ऑफर्स में कहा कि अगर आप जियो मनी यूज करते हैं तो 50 रुपए तक का कैशबैक भी मिलेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जियो ने 2017 के अंदर 31 करोड़ रुपए का लॉस बुक किया, जो कि लोगों को देखकर लगा कि यार ये तो बहुत जबरदस्त लॉस कर लिया है। लेकिन इन्होंने एक ही झटके में जियो यूजर्स के द्वारा 99 रुपीज का जैसे ही सब्सक्रिप्शन लिया, 247 करोड़ रुपए रेज कर लिए। यानी कि इन्होंने वो तरीके निकाल लिए कि एक बार लोगों को सब्सक्राइबर बना दो, 99 रुपीज का बेचो, बल्क में ये सारा काम कर दिया। सस्ते का माल उतार कर दूसरों को मजबूर कर दिया कि वो खड़े ही ना हो पाए। इसे मार्केट की प्रेडेटरी प्राइसिंग कहते हैं, दूसरों को खा जाने वाली प्राइसिंग कहते हैं। इन्होंने इतना सस्ता कर दिया कि जो भी इनके कंपटीशन में खड़ी हुई कंपनियां थी वो ऑलमोस्ट बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। चाहे टाटा डोकोमो हो, चाहे उस समय की एयरसेल हो, लगभग 8-9 कंपनियां देश में उस समय कॉल के लिए उपलब्ध थी। इन्होंने सबको लगभग मिट्टी में मिला दिया। ऐसी स्थिति में इन्होंने धीरे धीरे अपने द्वारा फिर फोन भी उतारा, ताकि उस कस्टमर को भी जो इंटरनेट खरीदने का इच्छुक नहीं है, उसे 1500 रुपए का फोन दिया और कहा कि 3 साल तक यूज करो, फिर जाकर वापस पैसे ले जाना, फ्री इंटरनेट मिलता रहेगा। ऐसा करके इन्होंने 5 करोड़ फोन बेच डाले 1500 करोड़ रुपए में, और मतलब फोन 2 जो था वो 3000 रुपए में इन्होंने उतारा, और 5 करोड़ से ज्यादा फोन इन्होंने मात्र 2 साल के अंदर अंदर बेच दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया, मार्च आता है, और मार्च 31 को जब इनकी जियो मेंबरशिप खत्म होती है, और उसके बाद इन्होंने अपने मेंबर्स को फिर से एक प्राइस का डोज दे दिया और कहा कि अगर आपको 2 GB डेटा चाहिए तो 98 रुपए में मिल जाएगा। यानी कि अब आपकी आदत को पकड़ा जा रहा था कि आपको पहले सस्ते की आदत, फ्री की आदत डाली, अब सस्ते की आदत डाल रहे हैं, अब आपकी प्राइसेस को बढ़ाते जा रहे हैं। धीरे धीरे इन्होंने प्राइसेस बढ़ाना शुरू किया। प्राइसेस बढ़ाते बढ़ाते इंटरनेट को घरों तक तार से पहुंचाना, जिसे जियो गीगा फाइबर कहते हैं, उसकी शुरुआत की। इंटरनेट को जियो गीगा फाइबर के माध्यम से घर तक पहुंचाया, और धीरे धीरे इन्होंने अपने द्वारा सारे वो काम गिनाने शुरू किए कि हम जब आए तो हमने देखो 200 रुपए का डेटा 5 रुपए में उपलब्ध करा दिया। लोगों को यह 5 रुपए भी कम लगने लगा। जहां जियो से पहले, आने से पहले देश में वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, एयरसेल, भारती एयरटेल और 5 अन्य कंपनियां डेटा प्रोवाइड करती थी। लगभग 10 मोबाइल कैरियर थे 2016 में। उन 10 मोबाइल कैरियर्स को इन्होंने पूरी तरह खत्म कर दिया। आज मार्केट के अंदर 4 मोबाइल कैरियर बचे हैं। एक तो जबरदस्ती सरकार की बैसाखी के सहारे चल रहा है, ले दे करके बाकी जो 2 बचे हैं एयरटेल और ये वोडाफोन, इसमें से एयरटेल ही है जो कि इनके साथ कंपटीशन में है। और फिलहाल के लिए एयरटेल भी अब इनकी गतिविधियां सीख गया है, क्योंकि वो भी इनकी तरह पहले सस्ते प्राइस करता है, और जब ये प्राइस बढ़ाते हैं तो वो भी बढ़ा देता है। और इस तरह का मार्केट जिसको पहले तोड़ा गया, प्रेडेटरी प्राइसिंग से सबको आदत डाली गई, अपने ऊपर निर्भर कर दिया गया, यही प्रक्रिया मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहलाती है। साथियों, बाजार के 3 प्रकार होते हैं अर्थशास्त्र में। एक होता है परफेक्ट मार्केट, जो सब्जी मंडी में आप देखते हो कि हर आदमी सस्ता माल बेचना चाहता है ताकि उसका माल बिके और वो जल्दी से अपने घर पहुंचे। वहां पर आपको इतने विकल्प मिलते हैं कि आप किसी से भी खरीद सकते हैं। लेकिन विचार करिए कि अगर वह सब्जी केवल एक ही दुकान पर मिल रही हो तो वो उसकी जो मर्जी चाहे उतना फल का दाम रख सकता है। अगर वो 2-3 दुकानों पर ही मिल रही हो और वो 2-3 दुकानदार
दुकानदार आपस में ये सेट कर लें कि हम अपनी मर्जी से इस सब्जी को अब 100 रुपए किलो बेचेंगे कि 500 रुपए किलो बेचेंगे, तो वो 500 रुपए किलो में बेचेंगे और आप खरीदने के लिए मजबूर होंगे। इस प्रकार के मार्केट को ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट कहते हैं। फिलहाल हमारे देश में जियो मोनोपोली की तरफ बढ़ रहा है। ये जैसे कह रहा है वैसे बाकी कंपनियां नाचने लग रही हैं, चाहे एयरटेल हो चाहे वोडाफोन हो। ये इसको टक्कर देने के चलते अपनी तरह से अपने प्राइसेस बढ़ा और घटाती रहती हैं। फिलहाल के लिए जियो के साथ में इन तीनों ने लगता है कोई सेटिंग कर ली है, जिसके चलते अब ये ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट की तरह देखा जा रहा है। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में इस इंटरनेट क्रांति के बाद जबरदस्त इजाफा हुआ। लगातार इनका फाइनेंशियल ईयर ग्रो करता चला गया, लगातार सब्सक्राइबर बढ़ते चले गए। कहा जाता है कि वर्तमान में जहां इंडिया में लगभग 82 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं, उनमें से 45 करोड़ अकेले जियो के पास हैं। यानी 45.9846 करोड़ ही कह लीजिए, 46 करोड़ डेटा यूजर्स इस समय जियो के पास हैं, जिसकी वजह से इंडिया दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर बन गया है। इनके द्वारा इंटरनेट सस्ते में उपलब्ध कराकर जो क्रांति लाई गई, उस क्रांति को फिर इन्होंने झंडे दिखाने शुरू किए। पहले भी इन्होंने जब इस तरह से प्राइसेस बढ़ाए थे 2021 में, तब लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके से रिएक्शन देने का मौका मिला था। उन्होंने कहा था कि जज्बात बदल दिए, लेकिन फिर से आज यह मौका है। 2021 के बाद इन्होंने अचानक 25% प्राइस हाइक कर दिया है। ना केवल प्राइस हाइक किया है, इनकी देखा देख जियो, एयरटेल और वोडाफोन भी प्राइस हाइक करने निकल गए हैं। मतलब जो 209 रुपए का प्लान था वो 249 रुपए का हो गया है। एयरटेल ने 299 वाला प्लान 349 का कर दिया है। वोडाफोन ने 269 वाला प्लान 299 का कर दिया है। यानी इनकी होड़ा होड़। आप सोचिए कि आप 140 करोड़ लोग आज 3 कंपनियों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। वहीं बीएसएनएल भाई साहब नहीं लगेगा, सरकार के द्वारा दिए गए प्यार से कहीं बेचारा कोने में पड़ा हुआ है। लग ही नहीं रहा है कि उसको लिफ्ट करने का प्रयास किया जाए। हो सकता है कि सरकार को संसाधनों के नाम पर प्राइवेट कंपनियों से पैसा लगवाना था ताकि देश में आसानी से क्रांति लाई जा सके, लेकिन यही कारण है कि सरकारी इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सरकार के द्वारा कंपनियों को बेचने का जो विचार होता है वो इसीलिए त्यागना चाहिए, क्योंकि कंपनियां जब सरकार से निकल जाती हैं हाथ से, तो वो इस तरह से दुनिया को अपने इशारे पर नचाती हैं। सरकार जो बार बार कंपनियों को बेचने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट कर दो, कंपनियों को बेच दो, विनिवेश कर दो, यह सोचने की आवश्यकता है कि सरकारी कंपनियां मार्केट में होना जरूरी है। माना कि सारी कंपनियां सरकार नहीं चला सकती, लेकिन अपना एक रोल मॉडल सरकार वहां पर हमेशा खड़ा रखे कि बेटा तुम्हें कंपटीशन हमेशा इससे देना होगा। आज यह कहा जा सकता है कि बीएसएनएल में, जहां बीएसएनएल के कर्मचारियों के द्वारा कार्य करने में जो ना इच्छा थी, उसका नुकसान बीएसएनएल को भुगतना पड़ा, यह तो आधा सत्य है ही। आधा सत्य यह भी कहा जा सकता है कि अगर सरकार अपनी तरफ से बीएसएनएल को जियो के बराबर टक्कर देने के लिए खड़ा रखती, तो आज मार्केट में एक ऐसा प्लेयर होता जो इस प्राइस हाइक को रोकने के लिए पूरी तरह प्रयास करता। यही कारण है कि लोग अब बीएसएनएल के पोस्टर लगा रहे हैं कि भाई फिर तो बीएसएनएल ही अच्छा है जो इतने रुपए में दे रहा है। अब लेकिन लोगों को अच्छे की आदत पड़ गई है, 4G नेटवर्क की आदत पड़ गई है, और यह सरकारी बैसाखी के सहायता से चल रहा बीएसएनएल आज भी भाई साहब नहीं लगेगा कि लड़ाई लड़ रहा है। लग रहा है कि इसको तो बिल्कुल दीनहीन स्थिति में छोड़ दिया गया है। साथियों, मार्केट की यह स्थिति बहुत घातक है। विचार करने की आवश्यकता है कि दुनिया पर जिस प्रकार से इन प्राइवेट कंपनियों ने, हमें लगता है कि सरकार एनडीए की है, कि सरकार यूपीए की है, कि सरकार इंडिया की है, सरकार असल मायने में इन कंपनियों की है। दुनिया भर में इस तरह की कंपनियों ने अपनी तरफ से बवाल मचा के रखा हुआ है। मैं फिर से याद दिला दूं, धीरू भाई अंबानी ने दुनिया को कहा था दुनिया मुट्ठी में कर लो, बेटा उनका अपनी दुनिया को मुट्ठी में करने निकल पड़ा और मोनोपोली की तरफ निकला। मैं आपको बता दूं, मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन इज द बेस्ट वे, जो आप सब्जी मंडी के अंदर देख कर आते हैं कि साहब हम गए और बढ़िया से सस्ते दामों पर माल खरीद कर ले आए। लेकिन मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है, इसमें आपको जो वो सामने वाला बोलेगा वो देना पड़ेगा। और हमारे देश में यह बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में देश के सभी संसाधनों पर कुछ ही कॉन्ग्लोमरेट्स का कब्जा है, जिनमें से अंबानी एक है। और अंबानी के पास में इस तरह से जियो का जो कंट्रोल है वो ना केवल, और ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जो एक सर्विस उपलब्ध करा रहा है वो दूसरी सर्विस में एंट्री ना करे, क्योंकि इसके पास में एक बार जनता का डेटा आ गया, इसके पास में इंटरनेट की हैबिट आ गई, अब ये लोगों को अलग अलग तरह की सुविधाएं देने की बात कर रहा है। जियो व्हाट्सएप से समझौता कर लिया है, व्हाट्सएप के थ्रू अपने पास में पैसा लगा लिया है, मार्क जकरबर्ग से पैसा ले लिया है। फिर ये आने वाले समय में मिलकर के लोगों के घर पर सब्जी बेचने का काम शुरू करेगा। यानी पूरे देश को क्या असल में जियो ही चलाएगा? क्या असल में पूरे देश को अंबानी ही चलाएगा? ये असल मायने में एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट का सबसे भीषणतम उदाहरण देश में बनने जा रहा है। आने वाले समय में ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि
केवल इतना सा प्राइस बढ़ा करके 47,500 करोड़ रुपए इन्होंने 1 मिनट में बाहर निकाल लिए। यानी इंडिया के मार्केट से इतना तेजी से इन्होंने इंटरनेट के माध्यम से दाम बढ़ा करके ये सब कर लिया। आपको लग रहा है कि 47,000 करोड़ ही तो किया है, क्या हो गया, हम इतने सारे लोग तो हैं, 100 करोड़ के आसपास इंटरनेट यूजर्स हैं, तो क्या हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्या हो गया ये तो आपको अंदाजा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जियो ने केवल और केवल आपको इंटरनेट उपलब्ध नहीं कराया। अब आपकी आदतें, क्योंकि आपने इंटरनेट पर जाकर मूवी देखी तो उसने मूवी को देने वाला जो वो था मूवी प्रोवाइडर था डिज्नी, उसको खरीद लिया है। डिज्नी को खरीद लिया। डिज्नी ने हॉटस्टार को पहले खरीद रखा था, वही हॉटस्टार जिस पर आप अपना समय बिताते हैं क्रिकेट देखते समय। 5-5 करोड़ लोग लाइव क्रिकेट देख रहे थे साहब हॉटस्टार पर, आज उसको इसने परचेज कर लिया है। यानी पहले इंटरनेट दिया, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए आपको फिल्में दिखाई, फिल्मों के लिए आपको डिज्नी की आदत, हॉटस्टार की आदत लगाई, वहीं पर अब आपके लिए इंटरनेट को उपलब्ध कराकर इसने उस कंपनी को परचेज कर लिया। ले आजा भाई तू अब मेरे पास है। तो एक तरह से हॉटस्टार इनके, मतलब आप सोचिए कि देश की हर एक संस्था पर अब इनका कब्जा होता चला जा रहा है, टीवी पर कब्जा होता चला जाए। मैं आपको एक नमूना दिखाता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। लगभग हर सेक्टर में जहां पर आप लोग मूवी देखने के लिए अमेजन वगैरह या फिर नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, उसकी जगह ये अपना जियो सिनेमा लेकर आ गए हैं। सिनेमा के साथ जियो टीवी, जियो स्टूडियो, नेटवर्क 18 इनका अपना है। इसी तरह से इन्होंने न्यूज चैनल्स में जियो न्यूज, सीएनबीसी, मनी कंट्रोल अपने न्यूज चैनल बना लिए। जैसे आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पर इन्वॉल्व हैं, जियो चैट, जियो स्विच, जियो 4G सर्विस इनका है। गानों के लिए आप स्पॉटिफाई सुनते हैं, जियो सावन इन्होंने अपना खरीद लिया है। इसी प्रकार जियो जीएसटी, जियो फाइबर, जियो क्लाउड, ये सब एम्बाइब करके इन्होंने पूरी तरह से एजुकेशन सेक्टर चल हो चाहे हेल्थ सेक्टर हो, सब तरफ से इन्होंने अपना ही मार्केट बना दिया। और आने वाले समय में तो ये जो बिग बास्केट, अमेजन, फ्लिपकार्ट है, इसको टक्कर देने के लिए जियो मार्ट तक ये लोग ले आए। आप सोचकर देखिए कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो 23.6% बढ़ा। 2022-23 में 9,74,864 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन्हें इंक्रीज किया है। भाई हम सब लोग इनके लिए अपनी एक आवश्यकता बन चुके हैं कि हमको तो जियो की जरूरत है, और जियो की जरूरत है तो ये हम लोगों के ऊपर जैसा चाहेंगे वैसा प्रयोग करेंगे। यही तो आप देखिए कि अब ये अपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लेकर आ रहे हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विस आते ही देश की टॉप 5 में पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि इनके पास डेटा है। डेटा है आपका भी हमारा भी। आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक फ्लैश कर जाएगा कि जियो आ गया है, आप उसके थ्रू इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर 350 रुपए से ऊपर चल रहे हैं। देश को समझने की वास्तविकता में आवश्यकता है कि अंबानी के द्वारा, जो मुकेश अंबानी है, इनके द्वारा जो ये काम किया जा रहा है, इस काम में जहां देश के साथ, पहले देश को साथ लेकर चलने की बात थी, आपने ये सुविधाओं का उपयोग करके लोगों के साथ 25% टैरिफ हाई करना कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? सरकार को आवश्यकता है कि इस प्रकार की मोनोपोलिस्टिक अप्रोच रखने वाली कंपनियों के साथ सख्ताई से पेश आए, उनसे सवाल करे, सरकारी जांच हो और यह तय किया जाए कि देश के अंदर सारे संसाधन किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना चले जाएं। रिलायंस ने हाल ही में वायाकॉम 18 के पास 63.16% की हिस्सेदारी ले ली है। इसके साथ साथ और तो सुनिए, अब ये एसी लेकर आने वाले हैं। वाइजर के साथ समझौता किया, 10,000 रुपए में एसी लेकर आने वाले हैं कि साहब 10,000 रुपए में एसी लाएंगे, सस्ता एसी, सस्ते में ला करके देश को अपलिफ्ट करेंगे। ये प्लान इनका सबसे बेसिक प्लान है कि आपको चीजें सस्ते में मिलेंगी। लेकिन सस्ते की आदत लगाकर, सस्ते की आदत आप प्रेडेटरी प्राइसिंग के माध्यम से इसलिए लगा पाते हैं क्योंकि आपके पास भर के पैसा है। आप अपना पैसा लगाकर सब कुछ फ्री कर दो तो दुनिया वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। सब कुछ फ्री कर दो तो और कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, और कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। वही सर्वाइवल की लड़ाई लड़ते लड़ते आप फिर जब अपने पास सबको पालेंगे तो आप ऐसे ही करेंगे। 2021 में आपने रेट बढ़ाई, अब 2024 में आप रेट बढ़ाकर 25% रेट सीधा बढ़ाकर ले गए। ये भाई साहब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और इसके साथ ही देश के अंदर जनता को भी अवेयर होने की आवश्यकता है कि आप किसी के हाथ का कठपुतली ना बने, जागरूक रहें, इस तरह की चीजों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दें। अपनी प्रतिक्रिया में इस बात को केवल उपभोक्ता के रूप में ना सुनते रहें कि हां सबके साथ ही तो हुआ है, मेरे साथ ही क्या हुआ है। आपका यही शांत रहना ही आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि देश को किस और आप अपने तरफ से जियो के हाथ में जाता हुआ देख रहे हैं, क्या आने वाले समय में ये प्लान कर रहे हैं, अपने हिसाब से प्लान करें। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए ये हमारी तरफ से प्रेडेटरी प्राइसिंग तो नहीं है। हमने इतने कम दामों में चार सब्जेक्ट आपके लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ अपने एप्लीकेशन पर दिए हुए हैं। आप इन्हें ले सकते हैं। मुसीबत क्या है साहब, हमारे एप्लीकेशन के साथ भी बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनका भी डेटा अब महंगा हो गया है। उनकी पढ़ाई जो हम बहुत सस्ते दामों में कराने की सोचते हैं, अब वो महंगी होने लगी है। इससे नुकसान एजुकेशन पर पड़ने वाला है। बहुत सारे बच्चों का जो इतने कम दामों में हम लोग घर बैठे इतना लाखों रुपए का कंटेंट उपलब्ध कराते हैं,
वो कंटेंट भी अब एक तरफ तो आम आदमी टैक्स की मार चढ़ रहा है और ये लोग अपना खर्चा दिखाकर पहले मार्केट को अपना बनाते हैं और उसके बाद अपना खेला खेल जाते हैं। खैर कोई नहीं जी, आप लोग जागरूक रहिए, मैंने मेरा काम कर दिया है, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी करंट अफेयर्स के वो सारी जो हमारे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स 6 नोट्स, हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी की 6 बुक्स 3000 पेजेस में आप अपने घर पर ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं जो कुछ इस प्रकार से लिखे हुए हैं, आपको हमारे एप्लीकेशन से उपलब्ध हो सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आपकी कोई भी टिप्पणी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी कमेंट क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों, एक खबर है शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट की एक खबर है। खबर यह है कि सेबी ने हाल ही में एक क्वांट म्यूचुअल फंड है उसके ऊपर फ्रंट रनिंग के मामले की जांच करने का फैसला किया है। आज के सेशन में जानेंगे सेबी क्या है तो जानते ही हैं, लेकिन ये क्वांट रनिंग का फ्रंट रनिंग केस क्या है, क्वांट म्यूचुअल का, ये आज के सेशन में आपको बताया जाएगा। फ्रंट रनिंग क्या होता है, क्वांट म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, फ्रंट रनिंग क्या होता है, और तो और आपको ये भी पड़ेगा इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। सारी बातें आज के सेशन में आप जानेंगे। साथियों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, समझिए कि ये वो सरकारी नियामक संस्था है जो ये तय करती है कि ट्रेडिंग के मामले में किसी प्रकार की कोई गलफत तो नहीं हो रही है, या कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं कर रहा है कि शेयर मार्केट में गलत तरीके से अपना प्रभाव बना रहा हो। इसको समझने के लिए मैं हल्का सा पहले ब्रीफ दे देता हूं, फिर आप आगे समझेंगे। क्योंकि फिलहाल $11 बिलियन की क्वांट म्यूचुअल फंड सेबी के द्वारा जांच के दायरे में आ गई है, और सेबी के द्वारा जांच के दायरे में आते ही लोगों को अपने अपने म्यूचुअल फंड्स की चिंता होने लगी है। तो अब ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और सेबी ने किस प्रकार से इनको रेगुलेट किया हुआ है, सारी बातें समझते हैं। देखिए, एक प्रकार से आप ऐसे समझिए कि आज मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता हूं। शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता हूं, इसका आसान मतलब यह है, XYZ कंपनी है, मैं गया और उस कंपनी का एक हिस्सा खुद से खरीद लिया। इसलिए खरीद लिया कि मेरे खरीदने से, उसके हिस्से से मेरा कुछ अंश, मेरा कुछ धन उस कंपनी को जाएगा। उस धन से वो कंपनी उस पैसे का कहीं और अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करेगी। जब वो इन्वेस्टमेंट करेगी और बड़ा मुनाफा कमाएगी, तो मेरा जो हिस्सा है अब वो ज्यादा वैल्यू का हो जाएगा। हो सकता है मैंने 100 रुपए में 10% हिस्सा खरीदा था, अब वो मेरे 100 रुपए पाकर अपना काम करने जब निकली तो मेरा 10% की वैल्यू 100 से बढ़कर 125 रुपए हो गई। मैंने बैठे बिठाए अपना हिस्सा बढ़ा लिया। ठीक है, सुनने में बड़ा आसान लगता है क्योंकि कंपनी को पैसा आपने दिया है, कंपनी काम कर रही है, आपका स्टेक बढ़ गया। लेकिन सही मायने में देश के अंदर इतनी सारी कंपनी है, स्टॉक मार्केट में इतनी सारी लिस्टेड कंपनी है, हर किसी पर हम अपना ध्यान नहीं लगा पाते। इतना समय नहीं होता कौन सी कंपनी ग्रो करेगी, क्या करेगी। इसके लिए एक आसान तरीका निकाला, और दूसरा ये भी नहीं हो पाता कि हम मतलब शेयर परचेज कर पाए। तो इसके लिए एक तरीका निकाला गया, और तरीका क्या हुआ कि बोले एक काम करो कि मेरे बिहाफ पर किसी एक व्यक्ति को हम अधिकृत कर दें कि भाई साहब आप ना मेरा पैसा ले लो और मेरा पैसा आप इन्वेस्ट कर देना। आपने एक समझदार व्यक्ति को चुना, उस समझदार व्यक्ति को आपने इन्वेस्टर की तरह से हैसियत से कहा कि भाई साहब मेरा पैसा आप लगा दो और कंपनी के अंदर जाके शेयर खरीद लो। इस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब आपका 1000 रुपया महीने का, यानी कि ये जो आपकी SIP है, इसको लगाने के लिए मैं अपना इतना टैलेंट थोड़ी वेस्ट कर दूंगा, कि मेरा भी तो समय कीमती है। तो बोले सर एक काम करो, आपकी अपनी फीस होगी वो रख लेना, मेरे को नहीं आता। उसने कहा कि देखो यार, आप 1000 रुपये में से 100 रुपये मुझे दे दोगे, 10 रुपये 20 रुपये जो दे दोगे उससे मेरा घर नहीं चलेगा। तो बोले फिर, बोले मुझे बहुत सारे लोग आप जैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे जो म्यूचुअली यानी आपस में तैयार होंगे ये बात कहने के लिए कि आप मेरा पैसा लगा दो। तो बोले हाँ ठीक है सर, कर लो आप। ऐसा करके ये जो दूसरा व्यक्ति है, इसने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि अगर सब लोग 1000 रुपए दोगे और 1000 आदमी भी मिल गए तो 10 लाख रुपए होंगे, और उस 10 लाख रुपए को मैं जाकर फिर शेयर में लगाऊंगा, ताकि कोई मतलब तो होगा इस बात का। बोले हाँ बात तो सही कह रहे हो। तो इस प्रकार से एक म्यूचुअल फंड कंपनी का निर्माण हुआ। ऐसे ही एक म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम क्वांट है, जिसकी हम जांच की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वांट नाम की जो कंपनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे ही लोगों का शेयर पैसा इकट्ठा करके उसे शेयर मार्केट में लगाने जा रही थी। तो चलिए साहब, ये वाली बात भी आ गई।
तो म्यूचुअल फंड का लगाना गलत है क्या? नहीं, म्यूचुअल फंड तो सही है, ऐसा कह के ही सरकार प्रमोट करती है। और म्यूचुअल फंड के साथ तो देश ने जबरदस्त तरक्की देखी है, लोगों ने ऐसा पैसा लगा लगा करके तो खूब रिटर्न्स लिए हैं। तो गलत क्या है असल में? गलत क्या है मैं वो आगे बताऊंगा। म्यूचुअल फंड करता क्या है पहले वो समझो। म्यूचुअल फंड क्या करता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो अपनी तरफ से आपका पैसा लेकर गई, इक्विटी के अंदर, गोल्ड के अंदर, मनी मार्केट के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ताकि जो चीज ग्रो करे आपका पैसा ऑटोमेटिक बड़ा हो जाए। तो अब अच्छा आदमी कौन हुआ आपके लिए? जो पैसा को बढ़ा कर दे रहा है। पैसा बढ़ाने वाला ये आदमी है। अच्छा साहब, अब ये जो कंपनी जो किसी आदमी के द्वारा चलाई जा रही होगी, डेफिनेटली उसके पास बहुत सारे विजनरी लोग होंगे जो कि इंटेलिजेंट तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना जानते होंगे। इन्होंने एक दिमाग लगाया, क्या कि यार अगर मेरे पास में, मान लो इस कंपनी के पास जिसका नाम क्वांट है, इसके पास 84,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए ऐसे ही। कितने? 84,000 करोड़ रुपए। अब आप सोचो 84,000 करोड़ रुपए, लगभग $11 बिलियन का पोर्टफोलियो है इसके पास। $11 बिलियन अगर किसी के पास हैं और वो किसी कंपनी का शेयर खरीदने जा रहा है, तो भाई कंपनियां तो इसको बहुत इज्जत देंगी कि यार आप इस पैसे को कृपया करके मुझ में लगा दो। जैसे ही आप मेरा शेयर खरीदोगे, लोगों को लगेगा कि क्वांट ने मेरा शेयर खरीदा है। क्वांट ने शेयर खरीदा है, जनता और तेजी से शेयर खरीदने आएगी। और शेयर तो मांग और सप्लाई पर चलता है, डिमांड और सप्लाई पर चलता है। डिमांड अगर इंक्रीज होगी तो दाम इंक्रीज होगा, दाम इंक्रीज होगा तो वैल्यू इंक्रीज होगी। तो साहब पैसा बढ़ जाएगा, कंपनी का भी और आपका भी। क्वांट इस खेल को समझ गया। ऐसा आरोप है। क्या आरोप है? यहीं से फ्रंट रनिंग शुरू होती है। क्या? क्वांट ये खेल समझ गया कि मैं इतना पैसा किसी को भी दूंगा, उसके भाव बढ़ेंगे, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी और पैसा बढ़िया से बन जाएगा। ये तो इसकी यूएसपी हो गई। लेकिन इसके फाउंडर्स ने या फिर इसके साथ काम करने वाले लोगों ने क्या किया? अपने भी शेयर डाल दिए इन्हीं के साथ साथ। कैसे डाल दिए? इनको पता था कि भाई हमको अगर इस कंपनी में शेयर खरीदने हैं, तो इन्होंने उस कंपनी के शेयर पहले ही परचेज कर लिए। दोबारा सुनिए, इनको पता है कि ये किसी कंपनी के शेयर खरीदने जा रहे हैं। मान लीजिए ये किसी इक्विटी में पैसा लगाने जा रहे हैं, इक्विटी में पैसा लगाएंगे, इक्विटी में लगाते इक्विटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इन्होंने क्या किया? पहले ही कम दामों पर अपने लिए इक्विटी निकालकर पहले ही खरीद ली। फ्रंट रनिंग, आगे से भागकर पहले ही सस्ते दामों में वो खरीद लिया और खरीदकर साइड में बैठ गए। क्यों साइड में बैठ गए? क्योंकि पता है कि मैं जब बल्क में पैसा लेके आऊंगा, यहां पर मैंने 1000 के भाव जो चीज खरीदी है, ये 2000 के भाव में पहुंच जाएगी और 2000 के भाव में मेरे इन्वेस्ट करते ही पहुंचेगी। मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं जाकर मेरा जो 1000 में खरीदा हुआ माल था वो भी 2000 में बेचकर बढ़िया मुनाफा कमा लूंगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? टेक्निकल एस्पेक्ट समझ पा रहे हैं? मतलब ये समझिए कि आज मैंने किसी से कहा कि मार्केट के सारे आलू जाके खरीद लो। सारे आलू खरीदोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग जो आलू खरीदने मार्केट जाएंगे उन्हें मिलेगा नहीं, और जिनके पास जरूरत अत्यधिक होगी वो इसे बहुत महंगे दामों पर बेचेंगे। आप मेरे एम्प्लॉय थे, आपको यह बात पता चल गई कि सर ने आदेश दिया सारे आलू खरीद लो। सारे आलू खरीदने का आदेश दिया। आपने कहा कि बेटा अगर मैं खुद जो इस बात को जानता हूं कि आलू खरीदते ही दाम बढ़ेंगे, मैं खुद पहले गया और एक बोरी आलू अपने लिए खरीद के साइड में कर दिए। और क्यों साइड में कर दिए? मुझे पता है कि भाव बढ़ने वाला है। मैं जैसे ही गया मैंने पहले खुद का अलग कर दिया। अब कहा कि भाई पूरे मार्केट के आलू दे दो, कंपनी वाले खरीदना चाहते हैं। मार्केट के आलू बिक गए। अब मार्केट के आलू बिक गए, जनता आई कि साहब आलू कहां है, हमको तो आलू चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप अपना वो एक बोरा निकाल के ला रहे हैं कि लाओ साहब अपन तो इतने में बेचेंगे। आपने खुद उस बढ़े हुए भाव पर माल बेचकर दाम कमा लिए। यानी आप जो बिचौलिए हैं, म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनी है, इसने ऐसा किया है, ऐसा आरोप है क्वांट म्यूचुअल फंड पर। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि अब समझ में आ गया म्यूचुअल फंड कई टाइप के होते हैं, कभी इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर आपको बात समझ में ये आ चुकी होगी। सर ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां होती कौन सी हैं? तो साथियों म्यूचुअल फंड की बहुत सारी कंपनियां देश में ऑलरेडी हैं। जैसे आप यहां पर देखेंगे म्यूचुअल फंड इशू करने वाली कंपनी में आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा क्वांट मिड कैप फंड, यहां पर दिखाई दे जाएगा क्वांट मल्टी एसेट फंड,
क्वांट का नाम काफी तेजी से उभरा है। विशेष रूप से 2017 के बाद ही ये कंपनी आई और इसने आकर के कुछ ही समय में इतना बड़ा पोर्टफोलियो बना लिया, और पोर्टफोलियो तो छोड़िए साहब, इसने अपना इतना जबरदस्त मार्केट क्रिएट कर लिया है कि इसने मार्केट में बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं लोगों को, बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं, लोगों का पैसा खूब गजब तरीके से बनकर आया, लोगों के लिए खूब चर्चा का विषय बना हुआ है ये, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो देश में इस समय म्यूचुअल फंड में बूम आया हुआ है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो 35% के हिसाब से तेजी से भारत के अंदर बढ़ रही है। उसी में एक म्यूचुअल फंड का जो काम है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, पैसा तेजी से बढ़ रहा है, तो क्वांट लोगों का पैसा लगाने वाला ग्रुप था और ये कई तरह के फंड बनाकर लोगों का पैसा लगाता है, और उसके पैसा लगाने के कारण ऐसा हुआ है। सेबी इस विषय की जांच कर रही है कि इन्होंने आगे भागकर ऐसा काम किया है और इन्होंने फ्रंट रनिंग करके 20 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा के साइड में कर लिया है। मतलब आपको उम्मीद है कि अब फ्रंट रनिंग समझ में आ गई होगी, आपको पता है कि पीछे भीड़ आ रही है, आप पहले से गए और जाकर सीट पर बैठ गए, ये है सारी की सारी फ्रंट रनिंग, ठीक है ना। एक बालक ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, तो इसमें गलत क्या है, गलत क्या है, अब इस बात को समझिए। आपका ट्रस्ट ब्रीच हुआ इसके अंदर। किस चीज का ट्रस्ट ब्रीच हुआ? आप भी तो यही चाहते थे ना, आपके नाम पर सामने वाले ने आपके साथ उसके साथ सौदा कर लिया। बिचौलिया तो इससे रिवर्स सौदा भी कर सकता था। क्या सौदा कर सकता था कि साहब मैंने आपका माल खरीदना है, मैं आपका माल ही खरीदूंगा, इसका मुझे कमीशन दे दो। यानी आपके नाम से अगर कोई किसी के साथ बार्गेनिंग कर रहा है तो आपका ट्रस्ट बिक गया, आपका पैसा बिक गया। अब आप कहेंगे नहीं सर मेरा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, मेरा पैसा तो सही जगह पर चला गया। तो यहां पर सेबी इसी चीज को बता रही है कि साहब एक कंपनी इतना तेजी से ग्रो करके आई है, 84,000 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया, लोगों को गजब तरीके का रिटर्न दे करके लोगों की नजर में छा गया कि साहब हम तो गजब तरीके से लोगों को पैसा लौटा कर देते हैं। लेकिन सेबी के अकॉर्डिंग ये गलत प्रैक्टिस है। गलत प्रैक्टिस यूं है क्योंकि आपको काम दिया गया था जनता के पैसे लगाने का, आपने जनता के पैसे के दम पर खुद का पैसा बना लिया, क्योंकि जनता ने आपको इतना बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करने की थोड़ी सी फीस दी है, आपका उस फीस से पेट नहीं भरा, आपने अपना पैसा लगाकर पैसा बना लिया। इस बात की असली लड़ाई चल रही है, ठीक है ना। तो फ्रंट रनिंग कैसे काम करती है ये मैंने आपको बता दिया, सारा समझा दिया है, फ्रंट रनिंग के बारे में समझा दिया है, फ्रंट रनिंग का प्रोसेस क्या होता है ये बता दिया। तो निवेशक कैसे परेशान होता है, तो इसको समझ लीजिए कि जो आप मतलब मध्यस्थ म्यूचुअल फंड शेयर की अधिक कीमत चुकानी पड़ती है भाई, ऑटोमेटिकली जब आपको पता चल रहा है कि ऐसा हो रहा है तो आपका रिटर्न भी तो, संभावित रिटर्न भी तो कम हो रहा है, क्योंकि सामने वाला पार्टी पहले से ही शेयर खरीद करके बैठा हुआ है। एक और टर्म होती है दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। तो फ्रंट रनिंग में क्या हुआ जिसको लेकर के आपको लगा कि इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसे ही एक और व्यापार होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, जिसको देखकर आपको लगेगा इसने मेरे लिए तो बढ़िया ही किया ना, गलत क्या है। बस यहीं से शेयर मार्केट का एथिक्स खराब हो जाता है। जैसे आप में से कुछ लोग ये कहते हैं कि फ्रंट रनिंग सही तो है सर, क्वांट ने मेरा पैसा भी तो बढ़ा के दिया। आपका पैसा बढ़ा के दिया, आप ये भूल गए कि आपको उतने कम दाम पर जो आपने पैसा, उसने 2000 मतलब जो शेयर खरीदा था पहले, खरीद के वो साइड में हो गया, कंपनी के शेयर उससे भी तो थोड़े महंगे हुए होंगे ना। आपके पैसे से जो शेयर पहले आ सकते थे अब थोड़े कम शेयर आए, आप इस बात से खुश हैं कि कोई बात नहीं मेरी वैल्यू तो बढ़ गई ना, उसने अपना कट निकाल लिया, तो इसमें गलत क्या है। कमीशनबाजी हमारे देश में कभी भी गलत मानी नहीं गई है, इसलिए आपको इसमें बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन एक बुराई और करते हैं इसी में लोग एंट्री करते हुए, और वो क्या करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब कंपनी के बारे में अंदर की जानकारी पहले ही बाहर निकाल लाते हैं कि इस कंपनी के अंदर ये चीज होने वाली है और इसका वैल्यू आगे बढ़ने वाला है। उदाहरण के लिए एक कंपनी है जो 4G प्लान लाने वाली है, जैसे उदाहरण के लिए जब रिलायंस जियो आया होगा, जब वो ये तरह की प्लानिंग कर रहा होगा, अगर किसी व्यक्ति को यह पता चल जाए कि जियो आने वाले समय में पूरे देश पर छाने वाला है, 2016 का वो समय याद करो जब जियो सबको फ्री में इंटरनेट दे रहा था, और उस समय किसी को यह लग गया कि यार जियो अगर आएगा तो एक दिन छा जाएगा। आज मैं, अब मान लीजिए कि कंपनी के अंदर का ही एक आदमी निकलता है, वो जियो के मतलब अपना घर बार बेच बाच के जियो के शेयर खरीद लेता है, खूब सारे शेयर खरीद लेता है। सूचना पता चल गई थी इसलिए खरीद लिया, पहले खरीद लिया, और खरीद करके अब क्या कर रहा है, मार्केट में जैसे ही जियो का बूम आया वो तो माला माल हो गया। ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, अंदर की जानकारी प्राप्त करके ट्रेड करना इनसाइडर ट्रेडिंग है। ये दोनों ही हरकतें गलत हैं और इन दोनों को ही सेबी प्रतिबंधित करती है। फ्रंट रनिंग में आप पहले जाकर के घटना के पहले से आप कंपनी के अंदर के नहीं है, और इनसाइडर ट्रेडिंग में आप अंदर की सूचना निकालकर ट्रेड कर रहे हैं। इन दोनों को ही सेबी रेगुलेट करती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन दोनों को ही गलत प्रैक्टिस मानती है, और इस गलत प्रैक्टिस के लिए
प्रॉपर समय समय पर जांच करती है। ऐसा नहीं है कि केवल क्वांट की जांच हो रही है, इससे पहले आदित्य बिरला, एक्सिस, डैश और एचडीएफसी, इन तमाम कंपनियों की भी पहले इसी तरह से जांच हो चुकी है। ठीक है, तो आपकी मनी जो अब जो इनके साथ लगी हुई है, क्या वो रिस्क पे है? क्या नहीं, कतई भी किसी प्रकार का कोई रिस्क आपके धन को नहीं है। जो म्यूचुअल फंड में आपका लगा हुआ पैसा है वो सेबी द्वारा पहले ही सुरक्षित है। आपका पैसा आपके नाम से इन्वेस्टेड है, आपके पैसे को कोई चिंता नहीं है। अगर सर क्वांट को कुछ हो गया तो हमारा नुकसान हो गया क्या? नहीं, शेयर मार्केट को क्वांट के फर्क नहीं पड़ रहा ना। क्वांट पर जांच हो रही है, कोई कमी निकलती है तो फंड आपका लगा हुआ है। क्वांट का जो फंड लगा हुआ है वो क्वांट का अलग फंड है। आपका जो म्यूचुअल फंड वाया क्वांट लगा हुआ है वो सुरक्षित है, क्योंकि वो आप ही के नाम से लगा हुआ है। ठीक है ना, उन्होंने जो आपका दिखाकर खुद का पैसा लगाकर पैसा बनाया, जांच उसकी हो रही है। ठीक है, तो आपकी मनी को कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन अगर हो दिमाग में तो जरूर बताइएगा। बाकी हमारा जीए फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच 1499 में उपलब्ध है। हैंड रिटन नोट्स मात्र 1999 में उपलब्ध हैं। आप अपने घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। कोई क्वेरी, कमेंट तो जरूर बताएं। डन, आगे बढ़े, आगे चलते हैं। साथियों, आप में से बहुत सारे लोगों ने कई बार यह सुना होगा कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल पी लिया है तो उस अल्कोहल को जांचने के लिए ब्रीथ एनालाइजर यूज करके पुलिस रास्ते में रोककर आपकी कुछ इस प्रकार से जांच करती है कि रुको भैया जरा चेक कराओ क्या शराब तो नहीं पी रखी है। तो इस प्रकार से पुलिस के द्वारा ये जो ब्रीथ एनालिसिस किया जाता है, जिससे अगर आपने अल्कोहल पिया हुआ है और अल्कोहल कंज्यूम करके आप गाड़ी चला रहे हैं जिससे कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनता है और ऐसी स्थिति में पुलिस उसको एज ए पनिशेबल ऑफेंस कंसीडर करती है और आप पर जुर्माना या आवश्यक कार्रवाई करती है। तो ब्रीथ एनालाइजर जो है वो चर्चा में क्यों है, अब उसको समझते हैं। ऐसा बहुत बार कहा गया है लोगों के द्वारा कि मैंने तो दारू नहीं पी हुई थी, लेकिन फिर भी ब्रीथ एनालाइजर ने दिखा दिया कि साहब दारू पी रखी और पुलिस वाले ने चालान काट दिया। अब ये जो ब्रीथ एनालाइजर है, कहीं यही मैलाफाइड इंटेंशन के साथ तो काम नहीं कर रहा है। भाई आज हम ये मानते हैं कि देश में ड्रिंक एंड ड्राइव का केस रोकना है, दारू पी के गाड़ी चला रहे हो टक्कर ना हो जाए, ये रोकना है अगर, तो इसके लिए जांच जरूरी है। जांच जरूरी है तो ब्रीथ एनालाइजर का होना जरूरी है। लेकिन ये ब्रीथ एनालाइजर ही अगर गड़बड़ निकल आया तो, और इस गड़बड़ के कारण आपका गलत चालान कट गया तो, इसको रोकने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। क्या गवर्नमेंट एक ऐसा ड्राफ्ट बिल लेकर आ रही है जिसके अंदर ड्राफ्ट लेकर आ रही है रूल्स का, जिसमें यह तय किया जा रहा है कि जो ब्रीथ एनालाइजर है ना देश भर में, उनको प्रॉपर सर्टिफाइड किया जाए और बकायदा उनमें से पर्ची निकल सके। यानी कि ऐसा ना हो कि कोई भी कहीं से ब्रीथ एनालाइजर लाया, मुंह में लगाया, चेक कर दिया। नहीं, सरकार अटेस्टेड करेगी कि हां ये ब्रीथ एनालाइजर सही है और सरकार उसकी जांच करने के बाद ही उसका उपयोग करने के लिए देगी पुलिस को। और साथ में जैसे आप एटीएम से मतलब जो कार्ड स्वैप करके जब पैसा निकालते हैं तो उसमें पर्ची निकल कर आती है, ऐसी ब्रीथ एनालाइजर से भी पर्ची निकल सके, ऐसा प्रावधान करने का प्लान किया जा रहा है, सो दैट आप उस डेटा को आपके पास पुख्ता जानकारी के रूप में रख सकें। मतलब अब ब्रीथ एनालाइजर वेरीफाइड हो, ऐसा कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है। यानी एक ऐसा इक्विपमेंट जो कि आने वाले समय में प्रॉपर जांच कर सके। ठीक है ना, तो डिपार्टमेंट जो है वो कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट है। कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट लीगल मेट्रोलॉजी रूल 2011 के अंदर एक ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट 28 जून को दिया है, जिसका तर्क था, क्या तर्क था? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर इंट्रोड्यूस ड्राफ्ट रूल फॉर एविडेंशियल ब्रीथ एनालाइजर फॉर मेजरमेंट एंड डिस्प्ले ऑफ ब्रीथ एल्कोहल मास कंसंट्रेशन अंडर लीगल मेट्रोलॉजी रूल 2011। तो रूल कौन सा है? लीगल मेट्रोलॉजी रूल 2011 है। और इस लीगल मेट्रोलॉजी रूल के तहत ही यह तय किया जा रहा है कि अब ये जो एविडेंशियल ब्रीथ एनालाइजर है, एविडेंशियल मतलब कि अब आप कोर्ट में, कल को आपने मान लीजिए किसी ने कहा कि शराब पी रखी है, जांच किया, पुलिस वाले ने कहा 500 रुपए का चालान लगेगा, आपने कहा पैसे नहीं है, तो चलो कोर्ट में चलो, तो कोर्ट में अब ये एविडेंस हो गया कि सर देखो इसने शराब पी रखी थी। तो अब वो मशीन जो है जिससे आपने जांच किया, पुलिस ने ऑन द स्पॉट जांच किया, खुद से लिख दिया कि शराब पी के गाड़ी चला रहा था। लेकिन कई बार ये भी तो हो सकता है कि जांच करने वाले की नीयत है वो थोड़ी मैलाफाइड हो सकता है वो आपको फंसाना ही चाह रहा हो। ऐसी स्थिति में आपके पास एक पर्ची हो
और वो पर्ची जब कोर्ट में आप पहुंचे तो उस पर्ची को दिखाकर आप बहस कर सकें कि सर ये एविडेंस है कि मैं शराब नहीं पिया हुआ था, या फिर पुलिस कहे कि ये एविडेंस है कि देखिए इसने शराब पिया हुआ था। मतलब ब्रीथ एनालाइजर को अब एज ए एविडेंशियल ब्रीथ एनालाइजर कर दिया जाएगा, उसको पूरी तरह से वेरीफाई करके। तो रूल कहते हैं कि जो एविडेंशियल ब्रीथ एनालाइजर है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ना केवल मेजर करने का बल्कि डिस्प्ले करने का भी तरीका होगा ह्यूमन ब्रीथ को, कि क्या क्या उसके अंदर है, ये पूरी बातें सैंपल के अंदर पता चल जाएगी। ठीक है, तो आने वाले समय के अंदर पुलिस के द्वारा जांच जब की जाएगी तो वो ज्यादा ऑथेंटिकेटेड मानी जाएगी। लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन जो है उसके द्वारा ये चीज अभी हाल ही में प्रपोज की गई है। तो ये प्रपोजल है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर आता है, ये पूरा नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं वो यहां पर हमने आपको बोल करके सुना दी हैं। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि सर ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे देश में ड्रिंक करके लोग गाड़ी जो चलाते हैं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले जो पुणे का पॉर्श केस हुआ वो भी इसका एक नजारा था। यानी कि दारू पी करके लोग दूसरों पर गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं, एक्सीडेंट कर जा रहे हैं और उसका नंबर बहुत बड़ा है। उसको रोकने के लिए पुलिस का डर होना जरूरी है। यही कारण है कि आप आए दिन देखते हैं कि पुलिस के द्वारा जांच की जा रही होती है लोगों की रोक रोक करके, कि कहीं आप शराब पीकर तो गाड़ी नहीं चला रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो आप जान पाएंगे कि एक्सीडेंटेड जो है ना वो केवल उड़ीसा के अंदर अगर हम बात करें 2014 से तो 3,931 पर्सन 2014 के अंदर शराब पी करके मरे थे। इसके बाद 2018 में 5315 एक्सीडेंट हुए जो शराब के कारण हुए, जिन्होंने शराब पी रखी थी और रोड चला गाड़ी चला रहे थे। तो ऐसी स्थिति में शराब पीकर लोग गाड़ी ना चलाएं, मतलब गाड़ी ना चलाएं, तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाए, इसको लेकर के काम किया जा रहा है। ठीक है ना, तो देख सकते हैं आप किस तरह से लगातार शराब पीकर के मरने वालों की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, ये आंकड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में इन चीजों को कम करने के लिए सरकारी प्रयास इस तरह के किए जाएंगे। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। अब बड़ा सवाल बनता है, सर ब्रीथ एनालाइजर ये कैसे पता लगाता है कि हमने शराब पी हुई है? इसका तरीका क्या होता है? तो असल में इसकी एक छोटी सी केमिस्ट्री है, और वो क्या है? केमिस्ट्री ये है कि जब किसी व्यक्ति ने अल्कोहल पिया हुआ होता है तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के पहले एल्डिहाइड में बदलता है और फिर ऑक्सीडाइज होकर के वो एसिड में बदलता है। तो जब वो एसिड में बदलता है ना, तो ब्रीथ एनालाइजर का जो एनोड है उस पर वो एसिड अपनी पहचान दे देता है कि हाँ साहब मैं एनोड पर पहुंच गया हूं। इसी प्रकार से जो अल्कोहल के साथ साथ निकला हुआ ऑक्सीजन है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, वो निकले हुए ऑक्सीडेशन से बने हाइड्रोजन से पानी में बदल जाता है, जो कैथोड में चला जाता है। एनोड और कैथोड को जैसे ही वैल्यू मिलती है करंट फ्लो होती है, और जैसे ही करंट फ्लो होती है, क्योंकि एनोड और कैथोड के बीच में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही तो है ना, तो ऐसी स्थिति में वो जो करंट है वो वैल्यू दे देता है कि साहब इस व्यक्ति ने शराब पी हुई है। यानी एक तरह से ये समझिए कि ब्रीथ एनालिसिस में मुंह से बाहर निकला हुआ जो अल्कोहल है, जो कि कन्वर्ट हो रहा है एसिड में, एसिड चिपक रहा है एनोड पर, और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडेशन की वजह से निकला हुआ जो हाइड्रोजन है उसके साथ मिलकर वाटर में बदल रहा है, जो कि जाकर चिपक रहा है कैथोड पर। तो एनोड और कैथोड पर जैसे ही ये दोनों चीजें जाके चिपकती हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, और मूवमेंट जो है वो करंट फ्लो करता है और करंट मेजर हो जाती है। यहीं से डेथ इसका पता चलता है, ब्रीथ एनालाइजर का पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने शराब पी हुई है या नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। बाकी तो डेथ टोल्स हैं, उसके बारे में पढ़ लेना, कोई काफी इसमें पढ़ाने लायक चीज नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आप में से कोई भी साथी चाहता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का फाउंडेशन बैच, तो हमारे गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध एप्लीकेशन, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां पर हमारे ऐप से जाकर के 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, मेरा कोर्स ले सकते हैं। साथ में जो उस कोर्स में मैंने पढ़ाया है वो मेरे नोट्स में भी दिया हुआ है, जो कि आपके घर पर मात्र 1999 में कुरियर करने के लिए उपलब्ध है। ठीक है, कोई क्वेरी, कोई कमेंट हो तो जल्दी बताएं। एक बच्ची बोल रही है इससे अच्छा तो शराब बंद ही कर देनी चाहिए। बात तो आप सही कह रही हो, लेकिन शराब बंद कर दोगे तो लोगों को टेक्निक शराब बनाने की भी आती है ना। घर पर बनाकर खराब शराब पी लेंगे और मर जाएंगे तो सरकार के ऊपर फिर सवाल आएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं साथियों। जब महिलाएं गर्भ धारण करती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो एक डायबिटीज उनके शरीर में देखी जाती है जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। जेस्टेशनल डायबिटीज जो महिलाओं में देखी जाती है वो डायबिटीज बाकी उपलब्ध 2 डायबिटीज से अलग है। एक का नाम टाइप 1 डायबिटीज, एक का नाम टाइप 2 डायबिटीज है। हमारे देश में 3 प्रकार की डायबिटीज पाई जाती है। आज के सेशन में हम डायबिटीज क्यों होता है, कैसे कंट्रोल होता है, और तीसरा जेस्टेशनल डायबिटीज क्या है और उसको लेकर जुड़ी हुई खबर क्या है, तीनों चीजों पर चर्चा करेंगे। मां जब गर्भवती होती है तो उस समय पर महिला के पेट में बच्चा दूसरी तिमाही में यानी कि 6ठे महीने और 9वें महीने, 6ठे महीने के आसपास, सेकंड ट्राइमेस्टर में शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे कि फीचर जो हैं वो डायबिटीज़ के आने लगते हैं। जो डायबिटिक फीचर हैं उन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लेते हैं कि डायबिटीज़ क्या होती है। और आज की जो ये खबर बनी हुई है कि डायबिटीज़ को चेक किया जा सकता है पहले ट्राइमेस्टर में, और कौन से टेस्ट से ट्राई किया जा सकता है उसका भी नाम दिया हुआ है कि HbA1c टेस्ट क्या है, जो कि जनरली टेस्ट करते हैं बहुत सारे लोग अपनी डायबिटीज़ को नापने के लिए। वो महिलाओं के ऊपर भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो अब ध्यान से सुनिए। देखिए डायबिटीज है क्या, सिंपल सा इसको समझने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट ये है कि हमारे शरीर में हार्मोन्स बनाने के लिए अलग अलग ग्लैंड्स लगी हुई हैं। तो पैंक्रियाज के अंदर इंसुलिन का निर्माण होता है, और वो क्या करता है इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि अगर आपने कोई भोजन किया, भोजन आपके शरीर में गया, भोजन शरीर में गया तो पाचन के माध्यम से वो छोटे छोटे खंडों में टूटता है। आज आपने रोटी खाई है तो रोटी जब शरीर में गई है तो रोटी के रूप में ही हमारी बॉडी में नहीं पहुंच जाएगी। तो कैसे पहुंचेगी? तो रोटी को पहले शरीर का पाचन तंत्र पचाएगा। पचाएगा कैसे? उस पर एसिड अटैक करेगा, बेस अटैक करेगा, उसको टुकड़ों में तोड़ेगा, और तोड़ करके जो शरीर ले सकता है उसका नाम है ग्लूकोज, उसमें बदल देगा। तो ग्लूकोज में जब रोटी को बदला गया तो हमारे शरीर के पाचन तंत्र में ग्लूकोज जो बनकर आया, इस ग्लूकोज को पाचन तंत्र के आसपास लगी हुई जो रक्त वाहिनियां हैं वो अपने साथ ऐड कर लेती हैं। तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज ऐड हो जाता है, और वो ब्लड चूंकि पूरे शरीर में सब जगह पहुंचता है तो कोशिका को ग्लूकोज एज ए भोजन पहुंच जाता है। क्योंकि ब्लड पहुंच रहा है तो ब्लड अपने साथ ग्लूकोज लेकर चला जाता है। चलिए ठीक बात है, आपने भोजन किया, भोजन के साथ आपका ग्लूकोज बढ़ा, ग्लूकोज को पूरे शरीर में साथ साथ ले जाया गया। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि समटाइम्स हमारा जो ये ग्लूकोज है इसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। मतलब हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड सेल्स अपने साथ ग्लूकोज ले ली, लेकिन कोशिकाएं उसे नहीं ले पा रही। यानी ग्लूकोज का उपयोग लंबे समय तक नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। वो क्या करता है कि वो हार्मोन इस ग्लूकोज को संचित करने का काम करता है कि भाई ठीक है, ग्लूकोज आ गया तो इसको अब सेफ रखना है। अब क्या है कि अगर आपके शरीर में ग्लूकोज की, आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो ब्लड में ही ग्लूकोज बहने लगता है। यानी उस ग्लूकोज का उपयोग शरीर कर नहीं पा रहा होता है। आपने खाया वो यूरिनेशन के माध्यम से, आपने खाया वो मतलब जो ग्लूकोज है वो यूरिनेशन के माध्यम से। इसलिए कई बार आपने देखा होगा, कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपके टॉयलेट में चींटे होने लग जाते हैं, कीड़े होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुगर के लिए आते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो खाया हुआ पदार्थ था वो ग्लूकोज में बदला, लेकिन यूरिनेशन से वो बाहर चला गया। क्यों चला गया? क्यों? कारण इसका बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि हमारी बॉडी इंसुलिन के अभाव में उस ग्लूकोज को रोक ही नहीं पा रही है। तो अब कारण क्या है कि इंसुलिन कम हुआ? क्या पैंक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया? तो इसके पीछे का आंसर यह है कि 2 प्रकार की चीजें हैं। पहला, या तो हमारे पास इंसुलिन बन ही नहीं रहा। अगर इंसुलिन बन नहीं रहा तो इस प्रकार की, देखिए, हाँ, तो जो शुगर बाहर निकल कर चली गई तो ये जो बीमारी है आपकी, इसको डायबिटीज नाम दिया गया। लेकिन अगर इंसुलिन बन नहीं रहा तो ये टाइप 1 डायबिटीज है। और इंसुलिन बन रहा है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है और आवश्यक काम नहीं कर रहा है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज है। कई बार ऐसा होता है कि आप खूब सारा खा लिए, आपका बॉडी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बहुत मोटे हो गए आप। तो जनरली हमारे देश में जो डायबिटीज पाई जाती है वो टाइप 2 पाई जाती है। यानी कि इंसुलिन जो नहीं बनने वाली बात है वो नहीं देखी जाती है। इंसुलिन जिनके शरीर में नहीं बन रहा है वो टाइप 1 डायबिटीज वाले लोग हैं, उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज है जिसमें इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन हमारी कुछ ऐसी मेटाबॉलिक हरकतें हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं चल रहा है, हमारा खाना पच ही नहीं रहा है, हम घूम फिर नहीं रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी में वो जो खाया हुआ है उसके लिए पर्याप्त
इंसुलिन उपलब्ध नहीं है। तो पर्याप्त इंसुलिन का जो अभाव है उसके चलते भोजन नहीं पच पाता है, भोजन नहीं मतलब ग्लूकोज का उपयोग नहीं हो पाता है, तो वो स्थिति टाइप 2 डायबिटीज में कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो जो दिनचर्या के आधार पर होने वाली बीमारियां हैं उनमें डायबिटीज का जो टाइप 2 डायबिटीज है उसे कंसीडर किया जाता है। अब इसी तरह से एक तीसरा डायबिटीज है जो जेस्टेशनल डायबिटीज है, जो महिलाओं में होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है। आज की सुर्खी उसी के लिए है। उसमें कहा गया है कि वाई प्रेग्नेंट वुमन नीड टू गेट टेस्टेड फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज बाई 14th वीक, कि क्या कारण है। लैंसेट स्टडी ने हाल ही में इस बात का जवाब दिया है कि क्या कारण है कि 14वें वीक तक महिलाओं को अपना डायबिटीज टेस्ट करा लेना चाहिए। कैसे करा लेना चाहिए वो भी हम बताएंगे, और करा लेना चाहिए इसके पीछे लैंसेट का कहना है कि अगर महिलाओं को गर्भधारण के समय अगर डायबिटीज होता है तो इससे बच्चे के विकास पर असर पड़ता है, बच्चे का वेट बढ़ सकता है, महिलाएं आफ्टर प्रेगनेंसी भी डायबिटिक रह सकती हैं, ऐसी स्थिति में उसका जांच अनिवार्य है। तो ये तो लैंसेट ने कहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि महिलाओं को जो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हुई है वो बाद में भी रहती है क्या? तो इन जनरल आंसर यह है कि वो बाद में नहीं रहती। हालांकि महिलाओं की डायबिटीज को डॉक्टर के द्वारा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको कि OGTT कहा जाता है, उसके माध्यम से सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में चेक किया जाता है। उसमें किया क्या जाता है, व्यक्ति को पहले खूब सारा खाना खिला दिया जाता है कि भाई खा ले, जो भी तेरे को ग्लूकोज वगैरह लेना है ले ले। उसके बाद में 3 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद उसके खाने में जब तक ग्लूकोज बन चुका होगा, मतलब रक्त में ग्लूकोज पहुंच चुका होगा, उसका ब्लड सैंपल लेके चेक किया जाता है कि इसके ब्लड में कितना ग्लूकोज बचा है, क्या इंसुलिन ने इसको किनारे लगा दिया या नहीं, इसको जांच करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर्स का कहना यह भी है लैंसेट के थ्रू कि इसके लिए वही वाला टेस्ट जो कि आजकल 3 महीने के लिए कंबाइंड कराया जाता है, जिसका नाम HbA1c टेस्ट है, ये बहुत फेमस हो रहा है। इस टेस्ट में क्या है कि ना, मतलब एक छोटी सी पिन से उंगली पर छेद किया जाता है, हल्का सा ब्लड का सैंपल लेकर के उसको एक पत्ती पर लगाकर एक मीटर में चेक कर लिया जाता है। वो तो सिंपल तरीका है। HbA1c तरीके के अंदर क्या किया जा रहा है कि व्यक्ति के 3 महीने की रिपोर्ट एक ही बार में निकाल दी जा रही है। मतलब इस तरीके से ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया जा रहा है कि व्यक्ति का 2-3 महीने का कितना शुगर रहा है, एवरेज ये पता लगाया जा रहा है। अगर 5.7% से कम है तो नॉर्मल रेंज है, उससे 5.7 से 6.4 के बीच में तो बोले ये प्री डायबिटिक है, इसको यानी आगे हो सकता है कि डायबिटीज हो जाए। 6.5% से ऊपर है तो फिर कहा गया कि इसको डायबिटीज मेलिटस है। ठीक है, तो बोले महिलाओं को HbA1c टेस्ट करा ही लेना चाहिए, जो 2-3 महीने का कंबाइंड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यही सिंपल सी बात है। तो कुल मिलाकर आपने डायबिटीज क्यों होती है ये जान लिया, डायबिटीज के प्रकार क्या है ये जान लिया, डायबिटीज को चेक करने के लिए महिलाओं को भी HbA1c टेस्ट रिकमेंड किया लैंसेट ने, वो जान लिया। लैंसेट का कहना है कि इसको क्यों करा लेना चाहिए, मतलब डायबिटीज किस तरह से नुकसानदायक है महिलाओं के लिए, तो बोले बच्चों के मतलब डिलीवरी के समय जो सिजेरियन बच्चे हो रहे हैं उनमें, मतलब सिजेरियन डिलीवरी का होना जो है वो इस डायबिटीज के कारण बड़ा कारण बनता है। किन महिलाओं में ऐसा देखा जाता है, तो जो महिलाएं पहले से ही गर्भधारण के समय ही थोड़ी हेल्दी होती हैं, थोड़े शरीर में थोड़ी थिक होती हैं, उन्हें इस तरह की डायबिटीज देखने का वो मिला है। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि अब आपको जेस्टेशनल डायबिटीज भी समझ में आ गई होगी। मैंने डायबिटीज सारी समझा दी है, कुल मिलाकर सारा सिस्टम क्लियर कर दिया है। ठीक है साहब, चलिए, तो उम्मीद है कि ये सारी बातें मैंने बोल दी थी आपको समझ में आ गई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें।